हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से महाराणा प्रताप विपरीत परिस्थितियों में मेवाड़ के महाराजा बने और उनका राज्याभिषेक हुआ। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कुलदेवी के यहाँ जाकर मेवाड़ की स्वतंत्रता हेतु प्रतिज्ञा ली और इसके पश्चात किस तरीके से युद्ध की तैयारी की गई। अब आगे जानते हैं कि जब दोनों सेनाएं हल्दीघाटी के पास के ग्रामों में पहुंच गईं, अपना मोर्चा संभाल लिया और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तब क्या हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध दो असमान शक्तियों के बीच में था। एक और हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, बड़े साम्राज्य, बड़ी सेना, अतुल धन संपदा का स्वामी था, तो दूसरी ओर प्रताप, मेवाड़ के छोटे राज्य, छोटी सेना व सामान्य धन संपदा के ही स्वामी थे। महाराणा प्रताप की सेना में भामाशाह, झाला बीदा, भीलू राणा पूंजा, हकीम खां सूरी, राम शाह तंवर इत्यादि वीर थे। उधर मानसिंह की सेना में आसफ खां, मेहत्तर खां, जगन्नाथ कछवाहा, सैयद हासिम बारहा, गाजी खां बदख्शी इत्यादि सभे सालार थे। 18 जून को प्रातः मानसिंह अपने सैनिकों के साथ बादशाह बाग तक आ गया था। उसने वहां अपनी सेना की व्यूह रचना की। प्रताप ने भी अपनी सेना के दो हिस्से कर हल्दी घाटी के सकरे दर्रे में से निकलकर मानसिंह पर आक्रमण कर दिया। लगभग प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुए युद्ध में प्रताप के इस प्रथम आक्रमण के कारण मुगलों का हरावल दस्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा वे बनास नदी के किनारे 5-6 कोस तक भागते चले गए। तब मेहत्तर खां ने, जो चंदावल दस्ते में था, ढोल बजाकर सेना को रोका और कहा, बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। तब जाकर भागती हुई मुगल सेना रुकी और आगे बढ़कर खमनौर गांव में स्थित मैदान में पुनः एकत्रित हुई। यहाँ पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। कई वीर शहीद हुए। ग्वालियर के तवर राजा राम सिंह तथा उनके तीनों पुत्रों प्रताप सिंह, भवानी सिंह व शालिवाहन ने वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हकीम खां सूरी भी मुगल सेना में भारी मारकाट मचाते हुए मारा गया। युद्ध भूमि में जैसे ही मानसिंह का हाथी प्रताप के सामने आया, प्रताप के संकेत पर चेतक ने मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपने अगले दोनों पैरों को टिका दिया। प्रताप ने मानसिंह पर भाला मारा तो मानसिंह हौदे में छुप गया। भाले की मार से महावत मर गया तथा हौदा भी टूट गया। इस पर प्रताप ने अपनी कटार निकालकर मानसिंह पर फेंकी। मानसिंह हौदे में दुबके होने के कारण कटार के वार से बच गया। प्रताप ने कटार लगने से मानसिंह मर गया है यह समझकर चेतक को पीछे हटा लिया। हटते समय हाथी की सूंड पर लटकी तलवार से चेतक का पैर घायल हो गया। घायल होने के बावजूद चेतक प्रताप को लिए युद्ध भूमि में विचरता रहा। मेहत्तर खां के झूठे प्रचार व अतिरिक्त कुमुक व तोप खाने के आ जाने से मुगलों की सेना में उत्साह का संचार हो गया। दोनों तरफ के काफी संख्या में वीर शहीद हो गए। उस मैदान में रक्त का तालाब भर गया। इस कारण यह स्थान रक्त तलाई कहलाया। ऐसी स्थिति में झाला मान सिंह यानी झाला बीदा ने महाराणा प्रताप को कहा, मैं शत्रुओं को रोकता हूँ, आप पूर्व निर्धारित योजनानुसार सेना को लेकर पहाड़ों में चले जाएं। प्रताप ने अपने सहयोगी को राज चिन्ह देकर सेना को पहाड़ों में लौटने का संकेत दिया। युद्ध भूमि में शत्रु सेना को रोकते हुए झालामान ने अपने पुरखों की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए अपना बलिदान दे दिया। मुगल उन्हें प्रताप समझकर धोखा खा गए थे। इस बीच प्रताप की सेना को पहाड़ों में अपना मोर्चा संभालने का समय मिल गया। मुगलों के मन में प्रताप की सेना का इतना भय व्याप्त हो गया था कि दोपहर 3 बजे मेवाड़ी सेना के पहाड़ों में लौटने के बाद भी मुगल सेना प्रताप का पीछा न करते हुए वापस अपने डेरों में चली गई, यानी मोलेला चली गई। यह युद्ध सुबह लगभग 10 बजे से प्रारंभ हुआ माना जाता है और 3 बजे तक चला। इसका मतलब कम से कम 4 घंटे ये युद्ध चला है, 4 से 5 घंटे। और ये बात एकदम गलत है कि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे। भागे नहीं थे। वह पूर्व निर्धारित योजना थी कि पहाड़ों में से निकल कर युद्ध करना और उसके बाद वापस पहाड़ों में चले जाना, रुक रुक कर युद्ध करना, ये उनकी रणनीति थी। स्वयं घायल होते हुए भी रक्त तलाई से प्रताप को सुरक्षित लेकर लौटते समय रास्ते में पानी का एक बड़ा नाला आया। चेतक ने उसे पूरी ताकत लगाकर पार कर दिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण इमली के पेड़ के पास स्वामी भक्त चेतक का प्राणांत हो गया, यानी वह मर गया। उस स्थान को आज खोड़ी इमली नाम से जाना जाता है। खोड़ी इमली के पास में स्थित महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में चेतक का दाह संस्कार किया गया, जहां आज भी चेतक की समाधि पर स्मारक बना हुआ है। लौटने के पश्चात प्रताप के सैनिकों ने कालोड़ा ग्राम में घायलों की परिचर्या करते समय
सैनिक वेश में एक महिला देखी। उसे होश में लाकर प्रताप के समक्ष लाया गया। जब प्रताप ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं कोशीतल ठिकाने की रानी हूँ। आपने प्रत्येक परिवार में लड़ने योग्य व्यक्तियों को युद्ध में लड़ने के लिए आह्वान किया था। हमारे परिवार में ठाकुर शाह का निधन हो गया है और बच्चे छोटे हैं। इस कारण मैं स्वयं युद्ध में भाग लेने सैनिक वेश धारण करके आ गई थी। महाराणा प्रताप व अन्य सामंत इस महान नारी की कर्तव्य निष्ठता पर नतमस्तक हो गए। कोशीतल की महारानी ने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। 2 दिन पश्चात जब महाराणा प्रताप गोविंदा भी खाली कर कोल्यारी के जंगलों में कमलनाथ के पास आबरगढ़ में चले गए, तब मुगल सेना उनका पीछा करते हुए गोविंदा पहुंची। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम के संबंध में डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास पृष्ठ 442 पर लिखते हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की लड़ाई का मुसलमानों द्वारा लिखा वर्णन एक पक्षी ही होता है। तो भी मुसलमानों के कथन से भी निश्चित है कि शाही सेना की बुरी तरह दुर्दशा हुई और प्रताप सिंह के लौट जाने के बाद भी उस सेना की स्थिति ऐसी न थी कि वह उनका पीछा कर सके। और तो और उसका भय उस सेना पर यहाँ तक छा गया था कि वह यही स्वप्न देखती थी कि राणा पहाड़ पर हमें मारने की घात लगाए बैठा है। 2 दिन बाद मुगल सेना के गोविंदा पहुंचने पर भी शाही अफसरों को यही भय बना रहा कि राणा आकर हम पर टूट ना पड़े। इस कारण उन्होंने गांव के चारों तरफ खाई खुदवाकर घोड़ा फांद ना सके इसे इतनी ऊंची दीवार बनवाई गई और गांव के तमाम मोहल्लों में बाड़ यानी लकड़ी की दीवार खड़ी करवा दी गई। फिर शाही सेना गोगुंदा में कैदी की भांति सीमाबद्ध रही और उसे अन्य तक प्राप्त न हो सका, जिससे उसकी और अधिक दुर्दशा हुई। इन सब बातों पर विचार करते हुए यही मानना पड़ता है कि युद्ध में महाराणा प्रताप की ही प्रबलता रही थी। डॉक्टर देवीलाल पालीवाल अपनी पुस्तक महाराणा प्रताप महान में पृष्ठ संख्या 43 पर लिखते हैं, अपने कई योद्धाओं को खो देने के बावजूद प्रताप और उनकी सेना अपराजित रहकर सुरक्षित पहाड़ों में लौट गई। मानसिंह उनका पीछा नहीं कर सका। वस्तुतः इस युद्ध का अंत गोगुंदा में हुआ, जहां मुगल सेना की बड़ी दुर्दशा हुई और उनको विफल होकर लौटना पड़ा। इस भांति जो लड़ाई 18 जून के दिन खमनोर के मैदान में शुरू हुई, उसका अंत सितंबर में गोगुंदा में हुआ, जब मुगल सेना विफल होकर लौट गई। प्रताप विजयी रहे और मुगल सेना पराजित होकर लौटी। उसके जाते ही प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। मेवाड़ के इतिहास में विभिन्न शिलालेखों जैसे उदयपुर की जगदीश मंदिर की प्रशस्ति सुरखंड के शिलालेख में स्पष्ट रूप से महाराणा प्रताप का विजयी होना लिखा है। इसके परिणाम स्वरूप मुगलों के निरंतर अपराजय होने का तत्कालीन भारतीय राजनीतिक क्षितिज में जो भ्रम व्याप्त था, इस युद्ध ने उसे ध्वस्त कर दिया। अकबर स्वयं इस समय अजमेर में था। उसने इस असफलता से खिसियाकर आसफ खां और मान सिंह की जोड़ी बंद कर दी, यानी दरबार में उनका प्रवेश बंद कर दिया। उसके बाद वह स्वयं प्रताप को परास्त करने आया, किंतु उसे भी असफलता ही हाथ लगी। उसका सेनापति शाहबाज खां 3 बार बड़ी बड़ी सेना लेकर आया, किंतु उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वे इस पद्धति से मुगलों के धन माल शस्त्र घोड़े इत्यादि छीन लेते थे। अब ये जो मैंने बातें बताई, इनसे आप खुद ही समझ लीजिए कि कौन विजयी रहा था, महाराणा प्रताप या अकबर। आप खुद सोचिए कि यदि कोई युद्ध हार जाता है तो उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है, धन लूट लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, बल्कि ये बात छिपाई गई है किराए के इतिहासकारों के द्वारा कि महाराणा प्रताप हार गए या युद्ध से भाग गए। वो सिर्फ एक पूर्व निर्धारित योजना थी। और युद्ध के बाद भी गोगुंदा में जैसा बताया गया कि गोगुंदा में मुगल सेना छुप कर रही, खुद को सुरक्षित करके एक कैदी की भांति रही, जब तक ताकि पहाड़ों से निकलकर हमला न किया दिया जाए। यही महाराणा प्रताप की गोरिल्ला युद्ध की तकनीक थी और यही आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही युद्ध तकनीक अपनाई। इसके अलावा गोगुंदा पर अधिकार हुआ उनका, मुगलों को गोगुंदा छोड़कर जाना पड़ा, जबकि जो युद्ध जीतता है वो उस राज्य पर अधिकार करता है, अपना एक शासक बैठाता है वहां पर, अपना प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेवाड़ स्वतंत्र रहा पहले की भांति। इसके अलावा शिलालेख भी कई जारी किए गए हैं जो कि महाराणा प्रताप के समय के ही इतिहास को बताते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ही विजयी हुए थे। और आखिरी जो बताया गया एक फैक्ट के आसफ खां और मानसिंह को दरबार में प्रवेश बंद कर दिया गया था। कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि सबके सामने अकबर ने दरबार में मानसिंह को मारने की भी कोशिश की थी, यानी उसकी बेइज्जती भी की थी। इसी से साफ जाहिर होता है कि उसने जो कहा था कि उसको पकड़ कर लाओ जिंदा या मुर्दा, या उनको हराओ, दोनों ही चीजें नहीं हो पाई।
इसी कारण यह बात सिद्ध होती है कि महाराणा प्रताप ही विजयी हुए थे। इसके आगे की बात अगले एपिसोड में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप ने अपना धन एकत्र किया, सेना एकत्र की, और जिस प्रकार पलासी के युद्ध का जो दूसरा भाग था, बक्सर का युद्ध, वहां पर ही सारी बात क्लियर हो पाई कि कौन राज्य करेगा और कौन नहीं। इसी तरीके से हल्दीघाटी का जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी अगले कई सालों तक, तकरीबन 20 से 25 साल तक महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। और इसका जो दूसरा पार्ट था हल्दीघाटी का, वह था दिवेर का युद्ध, जहाँ सारी बात क्लियर हो गई कि मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। महाराणा प्रताप विजय रहेंगे और अकबर की पराजय हुई। यह बात अगले अगले पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे लगातार बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।